Hello, good afternoon, all of you. Welcome to Teacher Select Academy channel. I am your mentor Gufran. आज हम लोग पियाजे के चर्चा करने के बाद पियाजे के डेवलपमेंटल थ्योरी और उसके कॉग्निटिव थ्योरी की चर्चा करने के बाद हम लोग थोड़ा सा पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और उसमें विशेष तौर पे चर्चा करेंगे कि पियाजे ने मोरालिटी को लेकर क्या बताया। मोरालिटी कहने से अर्थ है नैतिकता के बारे में उन्होंने जो बताया। तो थोड़ा सा पीछे वाला 1 मिनट के लिए रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। स्कीमा के बारे में पढ़ा था और स्कीमा किसी व्यक्ति की सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता है जो किसी वस्तु को शक करती है, यानी उसको पूरी तरह से अपना बना लेती है या उसको पूरी तरह चूस लेती है, या जो भी इस वर्ड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक संज्ञानात्मक क्षमता है जो वस्तु को पूरी तरह अपनी ओर खींच लेती है। अधिगम के निम्नलिखित सोपान आपको बताए गए थे, जैसे अवशोषण यानी एसिमिलेशन के बारे में, एकोमोडेशन के बारे में, इक्विलिब्रेशन और अंत में एडेप्टेशन होता है। तो इन चारों तथ्यों को पिछले क्लास में चर्चा किया गया था। आज हम पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत में सिर्फ 2 तरह के सिद्धांतों को बताया गया। एक को प्रायत नैतिकता की अवस्था कहा गया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसकी एज ग्रुप 4 से 7 वर्ष के बीच होना चाहिए। यहाँ गलती से 9 ये हो गया है। आप जब नोट कीजिएगा तो इसे 4 से 7 वर्ष के मध्य याद रखिएगा। तो प्रायत नैतिकता की अवस्था में होता क्या है, बच्चे बाहरी सत्ता से प्राप्त नैतिकता को दिखाते हैं, यानी बाहर से जो चीज़ें सीख के आते हैं वही घर में उसका प्रदर्शन करते हैं। नैतिकता पॉजिटिव है तो प्रदर्शन पॉजिटिव होता है, अगर नैतिकता नेगेटिव है तो नेगेटिव प्रदर्शन होता है। तो जो भी बच्चे बाहरी सत्ता से सीखते हैं वैसी नैतिकता को दिखाते हैं। ये 4 से 7 वर्ष के बीच होता है। दूसरी अवस्था है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था 7 से 10 वर्ष के बीच होती है। बच्चे नैतिक चिंतन की पहली से दूसरी अवस्था के बीच एक मिली जुली स्थिति में होते हैं। इसमें ये लाइन याद रखना है कि नैतिक चिंतन की पहली से दूसरी अवस्था में जब वो प्रवेश करते हैं और बिल्कुल नए होते हैं दूसरी अवस्था में, तो वहाँ जो भी हरकत वगैरह प्रेजेंट करेंगे, जो भी अपनी स्थिति प्रेजेंट करेंगे, वो मिली जुली होती है। मिली जुली कहने का मतलब कि अगर कोई बच्चा 12 से 13 साल में प्रवेश किया, 12 साल तक हम उसे बाल्यावस्था में कंसीडर करते हैं, लेकिन जब वो 13 वर्ष की अवस्था में काउंट होता है, 13 वर्ष की अवस्था में जाता है, तो उस दौरान 13 वर्ष की अवस्था में जाने के दौरान 12 और 13 वर्ष के बीच में ऐसा नहीं है कि किशोरावस्था में प्रवेश करते ही किशोरावस्था वाले सारे गुण उसमें दिखाई देने लगे और बिल्कुल वैसा ही सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए वो मिली जुली हरकत को प्रेजेंट करता है। कभी कभी कुछ बातों से ऐसा लगता है कि नहीं अभी तो बच्चा बाल्यावस्था में ही है, और कभी कभी किसी बात से ऐसा लगता है कि नहीं बच्चा तो अब किशोरावस्था की ओर आ रहा है। तो कुछ मिली जुली हरकतें दिखाई देती है उसमें। ये स्वायत्त नैतिकता की अवस्था में होता है जो 7 से 10 वर्ष के बीच होता है। आज हम लोग जो एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, यानी इमोशनल डेवलपमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। इसका एक डेफिनेशन देखते हैं वुडवर्थ के अनुसार क्या है। संवेग किसी प्राणी की गतिमय और हलचलपूर्ण अवस्था है, यानी कि जब कोई प्राणी काफ़ी गति में होता है और हलचलपूर्ण अवस्था में होता है तो कहा जाता है उसमें संवेग जाहिर हो रहा है। व्यक्ति को स्वयं यह अपनी भावनाओं को उत्तेजनापूर्ण स्थिति प्रतीत होती है, यानी संवेग होने का मतलब ही है कि हमारी भावनाएं उत्तेजित रूप से प्रदर्शित होगी। दूसरे व्यक्ति को यह उत्तेजित अवस्था उत्तेजित अथवा अशांत मांसपेशियों और ग्रंथियों की एक क्रिया के रूप में दिखाई देता है। मतलब इमोशन जब ज़रूरत से ज़्यादा होने लगता है, क्रोध वगैरह या फिर किसी चीज़ का डर, तो बिल्कुल बदन पे भी, मांसपेशियों वगैरह में भी दिखाई देने लगती है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्ति मानते हुए उन्होंने सभी प्रकार के संवेग को जन्म देने वाला कहा कि मूल प्रवृत्तियां ही हैं जो संवेग को जन्म देती है। और मूल प्रवृत्ति के बारे में मैकडूगल ने चर्चा की। तो मूल प्रवृत्ति कौन कौन से पक्षों से डेवलप होती है उसके बारे में मैकडूगल ने बताया। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष,
दूसरा भावात्मक पक्ष और तीसरा क्रियात्मक पक्ष। 3 तरह के पक्षों से मूल प्रवृत्ति, जिसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति डेवलप होती है। संवेग की प्रकृति और विशेषता कैसी होगी जरा सा देख लेते हैं। संवेगात्मक अनुभूतियों के साथ साथ कोई न कोई मूल प्रवृत्ति अथवा मूलभूत आवश्यकता जुड़ी रहती है। सामान्य रूप से संवेग की उत्पत्ति प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से होता है। किसी भी संवेग के जागृत होने के लिए भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक संवेगात्मक अनुभूति व्यक्ति में कई प्रकार के शारीरिक और शरीर संबंधी परिवर्तन को जन्म देती है। विकास के विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास को देखेंगे, जैसे शैशवावस्था में कैसा होता है, बाल्यावस्था में कैसा होता है, एक एक करके देखते हैं। पहला देखेंगे शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है बच्चों का। तो देखते हैं, जन्म लेते ही चिल्लाना, चीखना और हाथ पैर मारना ये सब शुरू करता है। जन्म के समय शिशु में निश्चित संवेगात्मक पैटर्न होते हैं। शिशु सामान्य उत्तेजना द्वारा हर्ष एवं विषाद को प्रकट करता है। शिशु अकेला होने पर दुखी होकर रोने लगता है। ये सब छोटे बच्चों में देखा जाता है। दूसरा, 2 वर्ष तक शिशु में सकारात्मक और नकारात्मक संवेग अपना घर बना लेते हैं। जब बच्चा 2 साल का हो जाता है तब। उम्र बढ़ने के साथ साथ शिशु अपने संवेगों की अभिव्यक्ति गत्यात्मक क्रियाओं के माध्यम से न करके भाषा द्वारा करने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ संवेग को सिर्फ अपनी गति और हाथ पैर पटक के, रोके, चिल्ला के नहीं करता, बल्कि भाषा के द्वारा संवेग प्रकट करने लगता है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसा होता है। इस अवस्था में बालक का संवेग शैशवावस्था की तुलना में अधिक स्थिर दिखाई पड़ते हैं, मतलब पहले से बेहतर दिखाई पड़ते हैं। संवेग में गंभीरता प्रकट होने लगती है। भावनाओं के प्रकाशन के लिए उचित भाषा का प्रयोग भी करने लगता है। किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास कैसा होता है, तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे। संवेग में अत्यंत तीव्र उतार चढ़ाव होता है, बहुत चंचल और अस्थिर भी होता है। किशोरावस्था में निराशा होने पर आत्महत्या की प्रवृत्ति भी आती है और प्यार, इश्क, मोहब्बत वाली बातें भी आती हैं। प्रौढ़ावस्था में संवेगात्मक विकास अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। तो किशोरावस्था तक की चर्चा हमने किया, कैसे कैसे उनमें संवेगात्मक विकास होता है और किस रूप में दिखाई देता है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे प्रश्न हमेशा CTET वगैरह में दिखाई देते हैं या दूसरे स्टेट के TET वगैरह में, तो आप इसे ध्यान से देखें और समझें। पहला है स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। हमारा स्वास्थ्य हमारे इमोशन को प्रभावित करता है और हमारा शारीरिक विकास भी करता है। हमारी बुद्धि करती है, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध भी करते हैं, विद्यालय का वातावरण और अध्यापक भी करते हैं, सामाजिक विकास और हमजोलियों के साथ संबंध भी करते हैं, आस पड़ोस, समुदाय और समाज, ये सब हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। संवेगों को प्रशिक्षित करने की कौन कौन सी विधियाँ है कि हम अपने इमोशन को ट्रेन करें, उसके लिए क्या क्या करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1, दमन या विरोध करके हम किसी के संवेग को प्रशिक्षित कर सकते हैं, यानी कि बच्चों में अवांछित व्यवहार को दंड एवं कठोर नियमों द्वारा नियंत्रित करना जरूरी होता है। दूसरा है परिश्रमणशीलता या मानसिक व्यस्तता, मतलब कि खुला दिमाग शैतान का घर, ये तो सुना ही होगा। अतः बच्चों को किसी उपयोगी कार्य में लगाए रहने की वजह से उन पर नियंत्रण बना रहेगा और संयम बरकरार रहेगा। मार्गान्तीकरण और शोधन, इस विधि द्वारा संवेगात्मक शक्ति के प्रबल प्रवाह को अनुकूल दिशा में मोड़ने का प्रशंसनीय कार्य किया जाता है। यानी जो संवेगात्मक शक्ति है उसे किसी पॉजिटिव काम में इस्तेमाल कर ले, किसी और तरीके में मोड़ दे, ये बेहतर कहा जाता है। इस विधि द्वारा संवेगात्मक शक्ति को प्रबल प्रवाह के अनुकूल दिशा में मोड़ने का काम किया जाता है, यही याद रखिएगा। मार्गान्तीकरण यानी मार्ग को बदल देना। और अंत में आप देख रहे हैं रेचन की चर्चा है। रेचन कैथारसिस, ये कई बार CTET वगैरह के क्वेश्चन में आपने रेचन वर्ड ऑप्शन में सुना होगा। रेचन एक पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं है, और इसका उल्टा विरेचन होता है। कैथारसिस या रेचन का मतलब यही है
कि हम इस विधि में संवेगात्मक शक्ति पर प्रतिबंध न लगाकर उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करते हैं। मतलब किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाएंगे बल्कि उसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करेंगे। बहुत रेयर ही है इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में आज हमने इतना ही सीखा और पढ़ा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और किसी तरह की कोई कमी हो, चूँकि भाषा को लेकर मैसेज आया कि सर हिंदी में ही कंटेंट्स को ये डालिए, हिंदी वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इस कंटेंट को पूरी तरह हिंदी में डाला जा रहा है आपके पढ़ने और समझने के लिए। तो आप देखें, पढ़ें और समझें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।